नमस्कार, मैं नीतू सिंह, सेट्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी तिथियों की घोषणा लगभग हो चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है। आज हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी हैं, उर्मिला सोनकर जी। सबसे पहले तो आपका सेट्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे अपने वेब पोर्टल में। आ, कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत महिलाओं को 40% सीटें देने का वादा किया है। जो उनकी पहली लिस्ट थी उसमें ये देखने को मिला है कि कई संघर्षरत महिलाओं को उन्होंने टिकट दिए हैं। उनमें से आप भी एक महिला हैं और आप करीब 24 साल तक उप जिलाधिकारी से लेकर अपर मंडला आयुक्त जैसे जिम्मेदार पदों पर आसीन रही हैं। हम आपसे बात करते हैं। कानपुर और इलाहाबाद के बीच में एक जनपद है फतेहपुर। फतेहपुर जनपद की बिंदकी तहसील में एक छोटा सा गांव है महाराहा, जहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और उनकी ये शुरू से ही सोच थी कि मेरी बेटी ऑफिसर बने और इसी सोच के तहत उन्होंने मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा की रूपरेखा तैयार करी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, महाराहा प्राथमिक विद्यालय में, और उसके बाद जीजीआईसी बिंदकी में मेरी इंटर तक मेरी स्कूलिंग हुई और तत्पश्चात मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ और मैंने वहाँ से स्नातक किया और पॉलिटिकल साइंस से मैंने परास्नातक किया और इसके बाद काशी विद्यापीठ से भी मेरा समाजशास्त्र से मैंने परास्नातक की डिग्री ली और साथ में मैंने एलएलबी भी किया और बीएड भी किया। देखिए, संघर्षों की जहाँ तक बात है कि मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म एक गाँव में हुआ और मेरी जो प्राइमरी शिक्षा दीक्षा थी वो गाँव में हुई और कक्षा 5 पास करने के बाद गाँव से 5 किलोमीटर दूर तहसील बिंदकी थी जहाँ कि मेरा स्कूल था और केवल लड़कियों के लिए मात्र जीजीआईसी ही था। और वो जब टेस्ट हुआ तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें पास ही होना है और मैं उस टेस्ट में पास हुई। और आपको मैं बताना चाहूँगी और आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि 9 साल की बच्ची सुबह उठ करके 7 बजे का स्कूल होता था, 6 बजे मैं घर से जाती थी और 1 घंटा पूरा जाने में लगता था। 5 किलोमीटर पैदल जाना और 5 किलोमीटर पैदल आना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 7 साल का जो सफ़र है 10 किलोमीटर रोज का रहता था। 1993 के बैच में मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों ट्रेजरी ऑफिसर बने। 94 के बैच में मैं बीडीओ बनी और 95 में मैं बीएसए के पद पर चयनित हुई और 96 के बैच में मेरा उपजिलाधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ और सर्वप्रथम मेरी पोस्टिंग देहरादून हुई और तत्पश्चात मैं यहाँ पर जालौन में पदस्थ हुई और जालौन में लगभग 3.5 वर्ष तक मैंने उपजिलाधिकारी के पद पर कार्य किया। जहाँ तक राजनीति में आने की बात है तो मैं आपको नीतू जी बताना चाहूँगी कि मेरे घर का भी माहौल राजनीतिक था और यहाँ ससुराल में भी, जैसा कि आप जानती हैं कि मेरे पति 2 बार के सांसद रहे हैं और वर्तमान में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो राष्ट्रीय सचिव के पद पर हैं। तो ये जो मोटिवेशन है मुझे दोनों भी परिवारों से मिला और जहाँ तक राजनीति में आने का है तो एक अधिकारी के रूप में भी मैंने जनता की सेवा करी है और जब हम थे अधिकारी के रूप में तो एक लोक सेवक के रूप में और अब भी हमको जनता की ही सेवा करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं अंतर नहीं देखती हूँ और मेरे लिए दोनों ही समान है। मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना। जब 2020 में मैं सेवा से पृथक हुई, उसके तत्पश्चात ही पंचायती चुनाव का बिगुल बच गया। चूँकि यहाँ पर अध्यक्ष पद की जालौन में सीट आरक्षित थी, तो ये घर में बात हुई कि इस सफ़र में चला जाए और इसी कड़ी में मैंने आपका जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर कोच एसडीएम रही हूँ, तो उसके मेरे कार्यों को
जो लगभग 22-23 वर्ष मैं यहाँ पर थी, तो उन कार्यों का मुझे बहुत फ़ायदा मिला और उसमें मैं सफल रही। और जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि वो किस तरह जिसकी सत्ता होती है उसी का पद होता है और इसी के चलते वो सफलता मुझे नहीं मिली है। और इसी कड़ी में फिर ये विधानसभा का बिगुल बच गया और ये चूँकि उरई विधानसभा 221 आरक्षित सीट है, तो नेतृत्व ने ये समझा कि नहीं, मैं यहाँ पर अच्छे से चुनाव लड़ सकती हूँ, तो नेतृत्व ने ये मुझे ज़िम्मेदारी दी है। देखिए, चूँकि मैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला हूँ, जहाँ तक चुनौतियों का सामना है तो मुझे सच तो चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एक अनुसूचित जाति की महिला और महिला के पीछे एक लड़की होने के नाते बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और जो हमारे पुराने सामाजिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं, उनके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब वर्तमान में जहाँ तक राजनीति की बात है, तो मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं समझ में आ रही है। चूँकि मैं जिन गाँव में जा रही हूँ, उन गाँव में बतौर उपजिलाधिकारी मैंने कार्य किया हुआ है। तो पहले से ही मेरे कार्यों के और मेरे जुनून को और मेरी कर्मठता से लोग वाकिफ़ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ तक महिलाओं के राजनीति में आने का जो प्रश्न है कि उनको किन समस्याओं का है, तो आप जानती हैं कि ये जो हमारा देश है, ये कि पुरुष प्रधान देश है और आज भी महिलाओं को कहीं न कहीं जो हमारी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएँ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जहाँ तक अनुसूचित जाति की महिलाओं की या उस समाज और समुदाय की समस्याओं को जानने, देखने, परखने का जहाँ तक विषय है, तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर ही इस पीड़ा को कोई नहीं बता सकता है। और मैंने आपसे बताया कि चूँकि ग्रामीण परिवेश में मेरा पालन-पोषण हुआ और उस समय बहुत ज़्यादा जातिवाद था और मेरे पिताजी ने इस लड़ाई को बखूबी लड़ा और उसका परिणाम है कि वो मैं आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। उन्होंने उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाई और चूँकि आपके पास समय कम है और ये सफ़र बहुत लंबा है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि अनुसूचित जाति की जो समस्याएँ हैं, जो पढ़ लिख गया, तो उसकी तो समस्याएँ कम हुई हैं। जो बाबा साहब का जो नारा है, जो दलितों के मसीहा हैं और मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आज हिंदुस्तान में हर महिला कहीं न कहीं ये जो दलित शब्द है, ये केवल अनुसूचित जाति के लिए मैं उचित नहीं समझती हूँ, ये महिलाओं के लिए भी मैं इस शब्द को मुनासिब समझती हूँ। तो बाबा साहब ने जो एक नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित, संगठित और संघर्ष, जो ये 3 नारा दिया है, ये महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक है। तो सबसे पहले आपको आज के यदि आपको ये छुआछूत और अन्य जो हमारे कर्मकांड हैं, इनसे यदि ऊपर उठना है और समाज में सामाजिक स्थिति को अपनी सुदृढ़ करना है, तो उसका एकमात्र अस्त्र-शस्त्र है शिक्षा। तो मैं एक समाज को, सभी समाज को, अनुसूचित जाति का जो समाज है, उसको मेरा ये संदेश भी है कि वो महिलाओं को प्लीज़ पढ़ाएँ। और मेरे पिताजी 2 लाइनें कहते थे कि शोषित जन तुम करो विचार और शिक्षा है उन्नत का हथियार। तो इस बात को आप बखूबी समझती हैं कि महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, वंचित, शोषित और दलित जातियों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा ही वो यहाँ हथियार है, जो हमें प्रगति, उन्नति और विकास के पथ पर ले जाता है और ले जाएगा। देखिए, जो मुद्दे ज़रूरी हैं यूपी में और जो मेरे भी चुनाव क्षेत्र में हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो है महिलाओं की सुरक्षा। जैसे आप देख रही हैं कि आज इस ज़िले में ये हो रहा है, कल इस ज़िले में हो रहा है, तो आए दिन हम कुछ न कुछ सुनते रहते हैं और सबसे खतरनाक बात ये है कि वही चीज़ें सामने आ पाती हैं जो प्रकाश में आ जाती हैं। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो प्रकाश में ही नहीं आ पाती हैं। तो सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा और उसके बाद है स्वास्थ्य। क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पुरुष प्रधान समाज है,
और महिलाएं अभी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाई हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं है। तो हमारी जो प्राथमिकता होगी कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके तहत जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो हमारे जो कांग्रेस का एजेंडा है उसमें यह है कि हमारा 10 लाख तक का हम उनको फ्री इलाज कराएंगे, वो उनकी कोई भी गंभीर बीमारी हो। जहाँ तक बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य की बात है यदि हम करें तो यहाँ बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। चूँकि मैं यहाँ पदस्थ रही हूँ जी। और इतने लंबे समय से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो आज भी यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है। तमाम हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की पानी नहीं है या पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी बहनें, चूँकि घर के कामकाज की ज़िम्मेदारी महिलाओं की रहती है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी रहेगी कि महिलाओं के लिए ये जो पानी की व्यवस्था है, ये कहीं न कहीं ये सुलभ करी जाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था, जहाँ तक अभी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त, सड़कें। तो ये जब अभी हम गाँव जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पूरा जगह-जगह कीचड़ भरा हुआ है, अभी भी कहीं न कहीं ये बिल्कुल खोखले दावे हैं। तो यदि मुझे जनता का प्यार, सहयोग और स्नेह मिलता है और जनता मुझे वहाँ तक पहुँचाती है, तो निश्चित तौर से मेरे मुद्दे ख़ास करके महिलाओं के विकास, उनकी उन्नति और उनकी प्रगति में ज़्यादा फ़ोकस होंगे और ही साथ जहाँ जो समस्या मुझे दिखाई पड़ेगी और वो एक अधिकारी के नाते मुझे समस्याओं का भान भी है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, मैं जो इसको भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगी कि चूँकि यहाँ पर वन क्षेत्र कम है और इसी कारण है कि यहाँ पानी की समस्या है। कारण क्या है कि यहाँ डांग का क्षेत्र है, ऊबड़-खाबड़ है, तो मैं वृक्षारोपण पे भी फ़ोकस करूँगी। सबसे पहले कि पलायन, तो पलायन लोगों का इसलिए हो रहा है कि यहाँ रोज़गार नहीं है बुंदेलखंड में। कहीं भी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण हमारे जो भाई हैं, अब चाहे उनको आप दलित कह लें या जो मजबूर हैं और तो वो जाकर के रोज़गार के अभाव की वजह से वो अपना घर-बार छोड़ के जा रहे हैं। अब उसके कारण आपने देखा है कि कोरोना में कैसे-कैसे लोगों को कितना हज़ारों किलोमीटर वो पैदल आए हैं, कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, वो अपंग हो गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ रोज़गार की व्यवस्था होगी यदि हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित तौर से हम स्थानीय रोज़गार लोगों को हम दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। जहाँ तक किसानों की बात है, तो किसानों का इस समय वर्तमान में जो बुंदेलखंड क्या पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है अन्ना जानवरों की यहाँ पर। अन्ना जानवरों की वजह से किसान बेचारा वो दिन में भी खेत में काम करे और रात में भी वो किसानों से उसको जानवरों की वजह से वो अपने खेत खलिहान की वो अपनी सुरक्षा में लगा रहता है। तो जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ में देखा है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था करी है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि ये अन्ना प्रथा के लिए या जानवरों के लिए ये गौशालाओं का जो निर्माण है और गौशालाओं में गायें मर रही हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था कि बांदा में ज़िंदा गायें दफना दी गई थी। तो हमारी सरकार आती है, तो यहाँ इंसानों के साथ-साथ हम लोग जानवरों के लिए भी हम पूरी सुरक्षा मुहैया कराएँगे।